मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद, ग्रेट गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 12 बेटे, लास्ट कंसेप्चुअल लेक्चर में आ गया। अभी 2 लेक्चर्स और लेने हैं। आई विल बी डिस्कसिंग विद एग्जामिनेशन किट क्वेश्चंस। हम कर रहे हैं इस समय चैप्टर नंबर 2, कॉस्ट क्लासिफिकेशन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग F2। बेटे मैंने 11 लेक्चर्स डिवोट किए जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग दैट व्हाट आई मीन बाय कॉस्ट एंड व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ कॉस्ट, and the benefit of that you will be getting in F5 also। तो आइए जी, हम लास्ट लेक्चर कंसेप्चुअली की तरफ बढ़ रहे हैं। आप रजिस्टर अपना ओपन करें। बड़ा इजी सा, बड़ा अच्छा सा लेक्चर है, कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं जो मैं आपको बताने वाला हूँ आज, है ना। लेक्चर नंबर 12 है जी, चैप्टर नंबर 2 है जी, F2 है जी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एंड वी आर डूइंग कॉस्ट क्लासिफिकेशन। आई विल बी एक्सप्लेनिंग द कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्लासिफिकेशंस, दैट हाउ आई कैन क्लासिफाई द कॉस्ट। मैंने सब कुछ बताया, लेकिन आज मैं कुछ और नई चीज बताने वाला हूं जो आपके लाइफ में बड़ा चेंज लेके आएगा। एक बड़ी प्यारी सी कोटेशन मेरे को याद आ रही थी तो मैंने लिखी, यू कैन, इसमें मैंने लिखा जी माई थॉट्स, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हैं। जब बच्चे थे ना, छोटे थे, तो कुछ भी करते थे। आपके मन में बिलीफ था कि यू कैन डू। आज भी वो बिलीफ आना चाहिए यार। क्यों नहीं कर सकते? आप सब कुछ कर सकते हो। थोड़ी सी हिम्मत करो, कोशिश करो। कोई ऊपर से सीख के थोड़ी आता है। कमर सीधी करके बैठो, टेबल चेयर में बैठ के पढ़ो, कैसे चीजें समझ नहीं आएंगी? बेटे आपको लगातार आपको अनरीजनेबल बनना है। अब आप रीजन देते हो, मैं व्हाट्सएप था, मेरे यहाँ था, ये था, नहीं। आपका जो फोकस है ना, अर्जुन जैसे क्लियर होना चाहिए कि आपको पाना क्या लाइफ में। बेटे यू हैव टू बी फोकस्ड, तभी लाइफ में चीजें मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। मैं इन अच्छी अच्छी बातों के साथ फिर दोबारा से कहूंगा कि आप कमर सीधी करके बैठेंगे। और आज के एजेंडे में मैंने बस 2 ही बातें बतानी है जो आपके कैपलॉन में, बीबीबी में जो रह गई हैं। बेटे बिहेवियर तो सब कुछ बता दिया सबको मैंने, तो आई हैव गिवन यू द 6 क्वालिफिकेशंस, क्लासिफिकेशंस, एंड एज पर कैपलॉन, एज पर बीबी, दे हैव गिवन ओनली 4 क्लासिफिकेशंस। तो आज के इस लेक्चर के थ्रू छोटी सी बात जो रह गई थी, कॉस्ट क्लासिफिकेशन में कॉस्ट इक्वेशन एंड कॉस्ट कोडिंग, बड़ी सिंपल है, लॉजिक है, समझेंगे, मीनिंग देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। कॉस्ट इक्वेशन तो बड़ा सिंपल है, आपने किया हुआ है। मैं आज आपके सामने लेकर आऊंगा तो बड़े सिंपल लगेगा, आपको कुछ मुश्किल नहीं है। कॉस्ट कोडिंग क्या होती है उसकी भी जरूर देखेंगे। आप रजिस्टर खोलो ना बेटे, कमर सीधी करके बैठो ना, हेडिंग लिखो जी। आज हम 2 बातों को डिस्कस करेंगे और चैप्टर ऑफिशियली कंसेप्चुअली क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर नंबर 13 से मैं आपके सामने एग्जामिनेशन किट के क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दूंगा। आइए जी, आइए 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 आइए, मेहरबान कदरदान। इन द लास्ट लेक्चर नंबर 12 बेटे, ये जो लेक्चर है ना, ये 12 है। मैंने कहा जी लास्ट लेक्चर नंबर 11 में मैंने आपको कॉस्ट सेंटर्स की बातें बताई, कॉस्ट ऑब्जेक्ट बताया, कॉस्ट यूनिट बताया। अभी उसमें 1-2 बातें और हैं जो मुझे बतानी है, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। आई हैव टू टेल यू, मैंने उसमें से अभी कॉस्ट कार्ड भी नहीं बताया। बेटे कॉस्ट कार्ड का मतलब होता है कॉस्ट शीट, अ स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट। मैं उसको आपको टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग में सबसे पहले लेक्चर में कॉस्ट शीट ही बताने वाला हूँ। दैट इज द कॉस्ट कार्ड। तो आप बिल्कुल इस बात को टेंशन लेना छोड़ दें कि मैंने कुछ में मिस करने वाला हूँ। ठीक है जी, आइए जी। मैं बस आपसे कहता हूं कि आपको आता है तब भी, नहीं आता तो तब भी आप अगर लिखेंगे तो आपका ही फायदा है जी, मेरा तो कोई फायदा है ही नहीं। मैंने जो बनना था मैं तो बन गया। बनना हो आपने, बारी अब आपकी है, आपको करके दिखाना है। यू हैव टू डू समथिंग, एंड यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट। तो मैंने कहा एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इफ यू आर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, बिकॉज यू विल बी बिकमिंग अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, and the main task of management accounting is doing planning work, helping in the decision making, helping in the controlling work। ये मेन पॉइंट जो है ना, ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट का यही है कि भाई पूरी मैनेजमेंट को, टॉप लेवल को, स्ट्रैटेजिक को, टेक्टिकल को रिपोर्ट्स दे, इंफॉर्मेशन दे, डिसीजन मेकिंग करे, कंट्रोलिंग करे, प्लानिंग करे। और उसके साथ साथ एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट का वर्क है कि भाई फ्यूचर में what are the budgets क्या है, what is the estimated cost, how much will be the sales in the forecasted sales will be there, how much will be production, forecasted production will be there। आने वाले भविष्य में क्या सेल्स होनी चाहिए, क्या प्रोडक्शन होनी चाहिए, कितना कैश का खर्चा होगा,
पूरी प्लानिंग इसी को तो बोलते हैं। इट मींस आप ये बताइए फोरकास्टेड सेल्स या फोरकास्टेड प्रोडक्शन की बात अगर हम करते हैं कि भाई आपके 8th क्लास में नंबर आए थे 70%, तो हमने 8th क्लास का बेस ले लिया। अब आप बताइए 9th क्लास में 70% प्लस आने चाहिए। पेरेंट्स तो ये एक्सपेक्ट करेंगे, बिकॉज 70 तो 8th क्लास में आ ही गए थे। आप प्री बोर्ड एग्जामिनेशन देते हो 12th क्लास में, प्री बोर्ड में 80% आते हैं, तो इट मींस मेन बोर्ड में यू विल एक्सपेक्ट मोर देन दैट, बिकॉज फ्यूचर जो है दैट इज द बेस ऑफ पास्ट टेंस। बेटे पास्ट टेंस बेस है फ्यूचर का। जो फ्यूचर खड़ा है ये पास्ट टेंस के सहारे खड़ा है, नीचे खड़ा है यार। तो मैं आज आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि whenever a management accountant has to prepare a forecasted sales or has to come out with financial modeling or has to prepare a budget or has to come out with the future things, you know, तो पास्ट टेंस का T0 का इंफॉर्मेशन बड़ा काम का होगा और उस T0 में वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज करेगा। उसके बाद वो फ्यूचर की चीजें कैलकुलेट कर सकता है। मतलब T1 विल बी T0 प्लस समथिंग प्लस माइनस समथिंग समथिंग। फर्स्ट पॉइंट आप लिख रहे हैं एज मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अब ये एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिया ना, ये रिलेशनशिप की एक्सप्लेनेशन है। आप इसे सब कुछ रिलेट कर सकते हो और आपको डायरेक्टली कैपलॉन या बीबीबी से समझ नहीं आएगा अगर आप मेरी रिलेशनशिप को नहीं सुनेंगे। तो मैंने कहा जी एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज इन्वॉल्व इन एस्टिमेशन फ्यूचर कॉस्ट, as a management accountant is involved in estimating estimated cost, as management accountant is involved in making forecasted cost. So future is related with base, with past. आपका भविष्य काल आपके भूतकाल पे निर्भर करता है, ये बात तो बिल्कुल पक्की है। इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन का, एप्पल कंप्यूटर्स का, कोका कोला का, नैरोलैक पेंट्स का, अंबुजा सीमेंट का, लक्ष्मी सीमेंट का सेल्स नेक्स्ट ईयर में कितना होगा वो लास्ट ईयर के रिजल्ट्स पे डिपेंड करता है। ये बात तो ठीक है ना। तो अगर मैं लास्ट ईयर की फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर लूं, लास्ट ईयर की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर लूं, लास्ट ईयर का इफ आई कैलकुलेट द हाउ मच यूनिट्स आई हैव प्रोड्यूस्ड, then I can calculate, you know, the variable cost, I can calculate the fixed cost, I can calculate the total cost, and then I can predict the future. बोलो बात ठीक कह रहा हूं या नहीं? आप लिखो जी पहले तो। आज मैं आपके सामने कॉस्ट इक्वेशन डायरेक्टली भी बता सकता था, लेकिन मैंने क्या किया, कॉस्ट इक्वेशन तक आते आते पहले आपके माइंड में कुछ क्लैरिटी रखी कि भाई इस दुनिया में रिलेशनशिप होती है। कई बार कुछ रिलेशनशिप क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप होती है। यू हैव डिस्कस्ड, यू मस्ट हैव डन इन मैथमेटिक्स इन 9th and 10th दैट देयर इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c. But there may be a relationship named as linear relationship. Relationship तो अलग अलग तरह की हो सकती है, बट अगर दो वेरिएबल्स के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है तो हम उसको कहते हैं दे कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू अ स्ट्रेट लाइन, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू अ इक्वेशन। आज मैं वही बात आपको बताने वाला हूं, इस वहीं से नाम स्टार्ट हुआ कॉस्ट इक्वेशन। तो कॉस्ट इक्वेशन है क्या? मैंने कहा जी कॉस्ट इक्वेशन में एक वेरिएबल जो है दैट इज डिपेंडेंट। अच्छा, किसी भी इक्वेशन में एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है, दूसरा वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है। जैसे 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 अम्ब्रेला का बिकना और रेनफॉल का होना, रेनफॉल का होना इज इंडिपेंडेंट एंड अम्ब्रेला का बिकना इज डिपेंडेंट। विंटर्स का होना और चाय का टी बैग्स का ज्यादा बिकना, टी बैग्स का बिकना इज डिपेंडेंट और विंटर का होना इज इंडिपेंडेंट। आपको मालूम है कि कोई भी चीज में दो वेरिएबल्स होते हैं और उसमें एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा वेरिएबल डिपेंडेंट होता है। ये बात तो ठीक है ना। मैं भूपेश आनंद आज यही बात आपको बताने वाला हूं कि जब आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी लेवल पे, प्रोडक्शन लेवल पे दिस मच इज अ टोटल कॉस्ट, इट इज अ कॉम्पोजिट ऑफ टू थिंग्स, वन इज फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेकंड इज वेरिएबल कॉस्ट. It means I will say, and variable cost is directly related with the number of units produced, as we have seen, but total fixed cost will remain same. आप प्रोड्यूस करें या ना करें, दैट विल रिमेन सेम. इट मींस टोटल कॉस्ट इज अ कंपोजिट ऑफ टू थिंग्स, वन इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेकंड इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट. इट मींस टोटल कॉस्ट विल चेंज इफ आई चेंज द प्रोडक्शन लेवल. इट मींस प्रोडक्शन लेवल इज इंडिपेंडेंट फैक्टर एंड टोटल कॉस्ट इज डिपेंडेंट फैक्टर. ये बात तो ठीक है. तो आप पहले लिखेंगे कॉस्ट इक्वेशन
आर लीनियर इन नेचर। पहली बात जो मैंने अभी तक हमने डिस्कस किया एंड स्पेसिफिकली इन लेक्चर नंबर 6 एंड 7 द बिहेवियर ऑफ द कॉस्ट। आज मैं थोड़ा सा और खुलासा करके बता रहा हूं कि टोटल कॉस्ट को हम जब बोलते हैं दैट इज वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। ये रिलेशनशिप लीनियर रिलेशनशिप है और लीनियर रिलेशनशिप की इक्वेशन आपने बचपन में 5th क्लास से स्टार्ट कर दी थी। ये मैथमेटिक्स नहीं है बेटा। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। आप ग्राफ बनाते थे, उसमें एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता था, दूसरा डिपेंडेंट होता था। एक्स एक्सिस में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते थे, वाई एक्सिस में हम डिपेंडेंट वेरिएबल लेते थे। ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इट मीन जो भी वेरिएबल डिपेंडेंट होता था हम उसको y एक्सिस में लेते थे और जो भी वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता था हम उसको x एक्सिस में लेते थे। जैसे मैंने अभी अभी बताया कि प्रोडक्शन इन यूनिट्स एक्टिविटी लेवल इज इंडिपेंडेंट, क्योंकि मैं अगर प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा तो मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी और अगर मैं प्रोडक्शन कम करूंगा तो मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो प्रोडक्शन जो आप ऊपर या नीचे कर रहे हैं दैट प्रोडक्शन इज इंडिपेंडेंट इन नेचर, और उसकी वजह से जो कॉस्ट ऊपर या नीचे हो रही है दैट इज डिपेंडेंट इन नेचर। तो मैं टोटल कॉस्ट अभी इक्वेशन करेंगे बेटे, आप पहले लिखो। चलो पहले लिखो यार, मैं भावना में खो जाऊंगा, पता नहीं कहां से कहां जाता जाऊंगा, बताता जाऊंगा, चलता जाऊंगा। कॉस्ट इक्वेशंस आर लीनियर इन नेचर। इट इंप्लाइज इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ स्ट्रेट लाइन। धीरे धीरे बताया है मैंने। कहा कि मैं कहता हूं कि ये लीनियर इन नेचर है। मैं कहता हूं जी आलिया भट्ट का रणबीर कपूर का आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इसका मतलब जो आलिया कहेगी, पॉजिटिव का मतलब तो यही है ना कि जो आलिया कहेगी वो रणबीर मानेगा और जो रणबीर कहेगी वो आलिया मानेगी। It means when I say that these two equations, these two costs are linearly related with each other, तो मैं ये कहना चाहता हूं ना कि इसको हम स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है, दूसरा डिपेंडेंट होता है। इसलिए मैंने नीचे लिखा y on x. It means I can represent it on y on x basis, and generally we see that on y axis, y is generally a dependent factor, a dependent variable, a dependent, it is dependent upon x and x is independent. So y on x मैंने यहाँ पे लिखा। अब आप में से कुछ बच्चे बेवकूफ वो लिख नहीं रहे, समझदार बन रहे हैं। थप्पड़ मारूंगा उनके खींच के। ये जो बातें मैं बता रहा हूँ, जो एक्सप्लेनेशन में बता रहा हूँ बेटे, कैप्लन का बाप भी ना बता पाया आपको। आई एम टेलिंग यू द ट्रू फैक्ट, द लॉजिक, द कंसेप्ट्स, that what I mean by independent variable, what I mean by dependent variable, why it is straight line, what is linear equation, what is total cost, what is fixed cost, what is variable cost, and what are the variables, how we prepare a graph. आप ग्राफ कैसे बनाते हैं ये भी शायद आपको पता नहीं है। आपको पता है ग्राफ कैसे बनाया जाता है? बेटे ग्राफ को इस तरह से बनाते हैं हमेशा। It is always on the x-axis. We prepare, we write down independent factor, and on the x-axis we write down dependent factor. तो चलिए जी, आपको अब मैं एक इक्वेशन बताने जा रहा हूं जो आपके कैप्लन में बीबीबी में दी हुई है, और उस इक्वेशन का नाम है कॉस्ट इक्वेशन। क्योंकि हम यहां पर कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए इसका नाम पड़ गया कॉस्ट इक्वेशन। अगर मैं रेवेन्यू रिप्रेजेंट करूंगा तो इट विल बी नेम्ड एज रेवेन्यू इक्वेशन, बट बिकॉज चैप्टर नंबर 2 इज कॉस्ट क्लासिफिकेशन, तो मैं रिप्रेजेंट कॉस्ट को कर रहा हूं, तो इट इज कॉस्ट इक्वेशन। इट इज कॉस्ट इक्वेशन, इसको हम कॉस्ट इक्वेशन बोल रहे हैं। भाइयों और बहनों, दोस्तों, मैं आपको फिर रिपीट करता हूं, आप बिल्कुल नोट करें। कॉस्ट इक्वेशन हो या रेवेन्यू इक्वेशन हो, इफ इट इज अ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का फॉर्म है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, a इज इंटरसेप्ट, b इज स्लोप, स्लोप उसकी गिरावट, उसका ग्रेडियंट, उसको स्लोप को बोलते हैं। x का मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर मैं कॉस्ट इक्वेशन की बात करूं तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ, प्रोडक्शन कितनी यूनिट्स में प्रोड्यूस करूं, दैट इज इंडिपेंडेंट। तो आप पहले लिखें y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, और a में लिखें इंटरसेप्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। a इज इंटरसेप्ट। अभी देखेंगे इंटरसेप्ट का मतलब है कि हम कुछ बनाएं या ना बनाएं, कॉस्ट के टर्म्स में आपको इनकर करना पड़ेगा। जैसे फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, ए रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर टोटल फिक्स कॉस्ट। इट मींस व्हेनेवर आई वांट टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट, इट इज टोटल ऑफ फिक्स प्लस वेरिएबल। फिक्स तो होगी, फिक्स तो इंटरसेप्ट है, फिक्स तो ए है, फिक्स तो होने वाला है, चाहे आप इनकर करें या ना करें। तो मैंने यहाँ पे लिखा ए इज इंटरसेप्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल फिक्स कॉस्ट, एंड बी इज स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन मींस एक यूनिट को प्रोड्यूस करते हैं तो आपकी एडिशनल कॉस्ट कितनी होगी उसको बोलते हैं बेटा स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। दैट इज ग्रेडियंट व्हेन देयर इज अ चेंज इन y व्हेन x चेंजेस। मतलब
एक्स में पहले बदलाव आएगा और किस रेट पे बदलाव आएगा, किस रेट पे चेंज आएगा, वो बेटा स्लोप होता है, एंगल होता है। जैसे 45 डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है, 90% डिग्री का एंगल है। इतना सब कुछ भी करने की जरूरत है नहीं। मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं, अगर आप उसको ध्यान से लॉजिकली रिलेट करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है जी, आप पहले लिख लो ना, पहले लिखो y is equal to a plus bx। a के नीचे लिखो इंटरसेप्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, दैट इज फिक्स कॉस्ट। और b के नीचे लिखो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन चेंज इन y व्हेन x चेंजेस। इसको स्लोप भी बोलते हैं, स्लोप तो है ही, ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ठीक है जी, और नीचे देखो जी x को क्या लिखा है, x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज प्रोडक्शन इन यूनिट्स। बिकॉज मैं कॉस्ट इक्वेशन की बात कर रहा हूं, तो x का मतलब है प्रोडक्शन यूनिट्स और y का मतलब है टोटल कॉस्ट। y का मतलब है टोटल कॉस्ट, x का मतलब है प्रोडक्शन यूनिट्स। आराम से आप चल रहे हैं, आप आराम से धीरे 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 प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। अब मैं आपके सामने आ रहा हूं दैट हाउ आई कैन रिप्रेजेंट द कॉस्ट इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस bx इन अ ग्राफ। कैप्लन में है, बीबीबी में भी है, बट आपको खुद बनाना है। मैंने अभी कहा ना, y एक्सिस बनाइए, x एक्सिस बनाइए, x एक्सिस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखिए, y एक्सिस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखिए, डिपेंडेंट टोटल कॉस्ट है, x इज इंडिपेंडेंट फैक्टर, वहां पर प्रोडक्शन यूनिट्स लिखिए। अब आप बनाए या ना बनाए, है ना, तो देखिए मैंने कितने प्यार से इसको रिप्रेजेंट किया। y को मैंने कहा टोटल कॉस्ट, इट इज डिपेंडेंट। a को मैंने कहा फिक्स कॉस्ट, b को मैंने कहा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इट इज स्लोप, इट इज ग्रेडियंट, एंड x इज नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। बेटे इतनी मेहनत, इतने एक्सप्लेन करके भी कोई नहीं बताएगा यार, ये भूपेश आनंद जो बता रहा है। ठीक है सर, आगे देखिए, मैंने ग्राफिकली जब इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की तो x एक्सिस में मैंने प्रोडक्शन यूनिट्स लिखा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखा, तो मैं लिख भी देता हूं प्रोडक्शन इन यूनिट्स। और y एक्सिस में आई हैव रिटन डिपेंडेंट वेरिएबल, यहां पर मैं ले रहा हूं क्योंकि टोटल कॉस्ट इक्वेशन है, तो आई एम राइटिंग डाउन टोटल कॉस्ट, एंड दिस इज फिक्स कॉस्ट, एंड दिस इज द स्लोप। अगर मेरे को निकालना, स्लोप का मतलब है एंगल, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, दैट इज ग्रेडियंट, एंड दिस लाइन रिप्रेजेंट टोटल कॉस्ट, क्योंकि इट इज अ कॉम्पोजिट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। इकोनॉमिक्स में भी आपने किया हुआ है, तो आई थिंक आप सब ग्राफ बना रहे हैं। एक बच्चा कहता है एमसीक्यू आना, बेटे आपके अभी कॉस्ट क्लासिफिकेशन में अभी मैं कुछ दिखाने वाला हूँ, एग्जामिनेशन के मॉक टेस्ट ग्राफ दिए होंगे, उसके बेसिस में आपसे पूछेंगे बताओ ये कौन सी कॉस्ट है, वेदर इट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट, वेदर इट इज फिक्स कॉस्ट, वेदर इट इज स्टेप वाइज कॉस्ट, वेदर इट इज दिस कॉस्ट। तो यार आपको ग्राफ बनाना चाहिए यार, आप क्या ऐसी बातें ऐसे मत करो प्लीज, डोंट डू लाइक दिस। ठीक है सर, अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगा और आपको ये कंसेप्ट बताने की कोशिश करूंगा कि जो मैंने कंसेप्ट कराए हैं आपको लॉजिकली कितने समझ आ गए। ठीक है जी, तो आइए आइए दोस्त, मैं सीधा कैप्लन में आ गया हूं, मैं सीधा कैप्लन में आ चुका हूं। कॉस्ट इक्वेशन का पेज मैंने ओपन कर लिया है, आप सब भी जल्दी से कॉस्ट इक्वेशन वाले पेज में आ जाएं। मैं सब कुछ एक्सप्लेन ऑलरेडी कर ही चुका हूं। y is equal to a plus bx, I have already told you that what is the meaning of y is equal to a plus bx, why it is named as linear equation, why it is named as straight line, and what is the y representation, a क्या है, b क्या है, x क्या है। अगर आप मेरी लेक्चर को सुने बिना पढ़ते हैं तो आपको 2 दिन तक नींद ही नहीं आएगी, क्योंकि इतने सारे उन्होंने वेरिएबल्स नीचे मेंशन कर दिए हैं, लॉजिकली समझ ही नहीं आएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं। ये बेटे एंगल है, ये स्लोप है ना, और ये टोटल कॉस्ट है, ये फिक्स, यहां तक फिक्स कॉस्ट है, आप बनाएं या ना बनाएं। अब देखो एक्स एक्सिस में यहाँ टच कर रही है, इसको फिक्स कॉस्ट बोलते हैं, फिर धीरे 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 ये वेरिएबल कॉस्ट हो गई, टोटल कॉस्ट हो गई। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। मैं आपके सामने इस समय इलस्ट्रेशन नंबर की तरफ बढ़ रहा हूं। इफ y इज इक्वल टू 8000 प्लस 40x, बेटे दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। y का मतलब है टोटल कॉस्ट, कॉस्ट इक्वेशन में 8000 का मतलब है $8000 का मतलब फिक्स कॉस्ट, 4 का मतलब है स्लोप ग्रेडियंट, x का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। ठीक है जी, फिक्स कॉस्ट वो कहता है जी बताओ, बड़ी बड़ी सिंपल सी बात है जी, $8000 ही तो होगी फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको पता ही है जी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 40x होगी। बेटे y इज इक्वल टू a प्लस bx, अभी अभी आपने देखा था। टोटल कॉस्ट फॉर 200 यूनिट्स, बड़ी सिंपल सी बात है जी, चाहे आप 200 बनाए, एक बनाए, ना बनाए, आपको फिक्स कॉस्ट तो इनकर करनी पड़ेगी। तो 8000 प्लस 40 इंटू 200, ये भाई साहब आपके सामने y की वैल्यू आ गई। मुश्किल थोड़ी है, आपको लॉजिक समझ आ गया ना, कंसेप्ट समझ आ गया, आप निकाल लीजिए, ये आंसर आ गया। मैं भूपेश आनंद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 9 मेरे सामने करें। पढ़ते हैं पहले,
कंसिडर द लीनियर इक्वेशन। वो कहते हैं जी लीनियर फंक्शन, हमें पता है इट इज अ लीनियर फंक्शन बिकॉज वी हैव अज्यूम्ड दैट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन सेम। हाई एंड लो मेथड जब किया था तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम था, टोटल कॉस्ट विल रिमेन सेम एंड द टोटल कॉस्ट व्हिच इज गिवन टू मी इज सेमी वेरिएबल इन नेचर। तो ये कह रहा है जी, क्वेश्चन कह रहा है assume the linear function y is equal to a plus bx। ठीक है सर। द लाइन विच क्रॉसेस द y एक्सिस एट द पॉइंट। अब देखो ये है बेटा, ये अगर आप इसको बनाए ना तो ये आ जाएगा, ये आएगा 1488। ये लाइन जो है ना, द लाइन विच क्रॉस द y एक्सिस एट द पॉइंट, द लाइन विच क्रॉस द y एक्सिस एट द पॉइंट, कौन से पॉइंट पे करेगी बेटा? 1488 पे करेगी। बिकॉज आप प्रोड्यूस करें या ना करें, total cost will be equal to fixed cost even if you are not producing anything. At least you have to incur $1,488. So the line which crosses that is named as fixed cost. The gradient of the line, that is slope, that is 20. The independent variable is x, the dependent variable is y. मुश्किल है नहीं, अगर आपने मेरा 10 मिनट का वो वीडियो ध्यान से सुना हो तभी मैं कहता हूं कि जो मैं बोलता हूं ना, आप बिल्कुल सब बातें छोड़कर, व्हाट्सएप छोड़कर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, मोबाइल फोन को मारो गोली। यू हैव टू लिसन टू माय पॉइंट, दैट व्हाट आई वांट टू से यू नो। ठीक है जी, तो मैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहा हूं और लास्ट कंसेप्ट है जी हमारे चैप्टर नंबर 2 का, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट कोड्स। अब फिर 2-5 मिनट आ गए जब आपको सीरियस होकर बैठना है और ध्यान से मेरी बात को सुनना है। आप ये बताइए, कंपनी उषा फैंस है, ये कंपनी मारुति सुजुकी है, ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ले लीजिए बेटे, एक मारुति सुजुकी की कार को बनाने में, वेदर इट इज वैगनर, वेदर इट इज अर्टिगा, वेदर इट इज एनी मॉडल, देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट्स, देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ इन्वेंटरीज व्हिच आर बीइंग यूज्ड। आपको तो पता है नहीं कि क्या क्या इन्वेंट्री यूज होती होगी मारुति सुजुकी की कंपनी में। और बेटा उन सबको रिप्रेजेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप ये बताइए, हम सब घर में रहते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आई एम लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली। अब जॉइंट फैमिली में बड़े पापा भी हैं, पापा भी हैं, छोटे पापा भी हैं, बड़ी मम्मी भी है, मम्मी भी है, छोटी मम्मी भी है। अच्छा, बड़े पापा के भी मेरे कजन्स भी हैं, मेरे नीचे कजन्स भी हैं। अच्छा, मेरी मैरिज होगी तो मेरे बच्चे भी हैं। इट मीन्स इतने सारे फैमिली के मेंबर्स हैं, अगर हम उनको नाम से ना पुकारें या ये बोले बड़े पापा के पहला बड़ा बेटा, बेटे ये तो बड़ी कंफ्यूजन से हो जाएगी। सिमिलरली जब 10, 12, 15, 20 मेंबर्स हैं तो कंफ्यूजन होती है। एंड इफ आई एम गोइंग फॉर अ मारुति सुजुकी कंपनी, देयर आर 1000 पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नेम इट विद देयर नेम, सो आई हैव टू गिव देम सिंबल्स, आई हैव टू गिव देम नेम्स। जैसे हम घर में सबके नाम देते हैं, चिंटू, बबलू, रामू, पिंटू, बंटी, बबली, सिमिलरली आपको हर इन्वेंट्री के लिए, हर कॉस्ट क्लासिफिकेशन के लिए, बिकॉज देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सेंटर्स, कॉस्ट सेंटर्स हैं, कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, डायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, उसके बाद अलग से कंपोनेंट्स हैं। आप जब तक उनको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, आप अपना टैली, अपना सैप, अपना कंप्यूटर सिस्टम यूज ही नहीं कर सकते, बड़ी मुश्किल हो जाएगी यार। तो मैं भूपेश आनंद आपके सामने इस समय कॉस्ट क्लासिफिकेशन के आखिरी पड़ाव पे हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई एक बात सुनिएगा कि बिकॉज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, सो देयर हैज टू बी सिस्टम as per which we can say that this is a symbolical representation of this cost. जैसे मैं कहता हूं कि आपको मैं ये बोलता हूं कि आप ट्रैफिक रूल्स की बात करें, ट्रैफिक रूल्स की बात करें तो जब रेड लाइट आती है तो मैं कार जब खड़ी करता हूं तो विंडो के बाहर से ऐसे हाथ भी करता हूं, तो इसका मतलब क्या है? रुक जाओ, बिकॉज ये सिंबल है रिप्रेजेंट करने का कि रेड लाइट है, आप रुके। इसी तरह से स्पीड ब्रेकर का सिंबल है, इसी तरह से यू टर्न का सिंबल है, इसी तरह से टी का सिंबल है। आपने अगर लाइसेंस बनवाया हो तो आपको लर्निंग लाइसेंस में ये सारी बातें पूछी जाती हैं, ड्राइविंग लाइसेंस में, क्योंकि उन्होंने सिंबल्स बना दिए, यू शुड नो द सिंबल्स। सिमिलरली आज मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इफ यू आर वर्किंग एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, यू शुड रिप्रेजेंट ईच एंड एवरी आइटम एज अ डिफरेंट सिंबल। तो जब मैं सिंबॉलिकली कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता हूं तो उसका नाम होता है कॉस्ट कोड्स। मैं कॉस्ट की कोडिंग कर रहा हूं बेटे। मैथमेटिक्स में, इंफॉर्मेशन सिस्टम में, कंप्यूटर में हम हर चीज की कोडिंग करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप सभी ऊपर पहले ध्यान से एक बात को लिखेंगे तो फिर पहले क्या करें, आप पहले मेरी स्लाइड्स में आ जाएं, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से स्लाइड्स बनाई है यार आपके लिए।
आइए जी, आइए कॉस्ट कोड्स की बात कर रहे हैं। देखो मैंने तो टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 9 की भी स्लाइड आपके लिए प्रिपेयर की है ना। ये देखो y इज इक्वल टू दिस, फिर यहाँ पर आ गए। बेटे बड़ी मेहनत की, आपको क्या बताऊं। कॉस्ट कोड्स तो पहले आपका मन में विचार आना चाहिए, जो मैंने बोला जॉइंट फैमिली का बताया, मैंने मारुति सुजुकी का बताया, मैंने ऊषा फैंस का बताया। मैं ये कहता हूँ आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए देखिए जिसमें हजारों तरह के पार्ट्स होते हैं, है ना। मैगी नूडल्स, कैडबरी चॉकलेट्स, एक चॉकलेट बनाने में पता नहीं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स, क्या क्या मटेरियल, क्या क्या खर्चे, क्या क्या कॉस्ट, क्या क्या सेंटर्स, क्या क्या डिपार्टमेंट यूज होते होंगे। अब जब मुझे निकालना है तो उन सबकी कॉस्ट को मुझे एक सिंबल देना पड़ेगा, अलग अलग सिंबल्स देने पड़ेंगे। अच्छा, सिंबल्स देने के लिए कुछ पर्टिकुलर वे होना चाहिए ना, एक सिस्टमैटिक वे होना चाहिए। तो हम सिस्टमैटिक वे को फॉलो करेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज सिंबल्स और कोड्स फॉर क्लासिफाइड सेट ऑफ आइटम्स। तो अब आपको यहां तक समझ आ गया कि भाई इतना बड़ा जुमावड़ा है, तो हमें चिड़ियाघर में या ट्रेड फेयर में अलग अलग एरियाज डिफाइन करने पड़ेंगे। Similarly, in a manufacturing organization, if I am a management control of that organization, I should give the symbols for that. और उस सिंबल्स को देने के प्रक्रिया को कॉस्ट कोडिंग बोलते हैं। उससे क्या होता है, एक तो रिकॉर्डिंग आसानी से हो जाती है, क्लासिफाइंग हो जाती है, एनालाइज हो जाता है, कौन सा मटेरियल है, कौन सा सिंबल है, कंफ्यूजन कम होती है। तो आप बी पॉइंट लिखेंगे, आप सब लिखेंगे ए पॉइंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज सिंबल्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज सिंबल्स, कोड्स for classified set of items, so that recording collation analysis is possible and easy. अब सवाल ये आता है कि सिंबल्स करने के लिए क्या कोई एक वे होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए बेटे। अगर आप उस कंसेप्ट को उस वे के हिसाब से करोगे ना, तो ज्यादा और बातें समझ आएंगी। भाई सिंबल्स तो देना ही है ना। तो अगर आप किसी का नाम तो देना ही है, तो उस नाम का अगर कोई मीनिंग होगा तो ज्यादा अच्छा है। जैसे मेरा नाम है भूपेश, तो इसका मीनिंग कुछ अलग है ना। सिमिलरली इफ आई गिव अ कॉस्ट कोड, तो एक बात ये आती है कि अगर हम एक सिस्टमैटिक मैनर में करें कि भाई उसमें जो कोड है उसके जो पहले एक दो अल्फाबेट्स हैं या जो भी कोडिंग कर रहे हैं, वो कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट डिपार्टमेंट या जो भी कॉस्ट सेंटर पर रिप्रेजेंट करें। फिर जो दो चीजें उसके बाद जो दो और सिंबल्स हैं उसी में, वो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करें। उसके बाद अगर और दो हैं तो वो उस इनडायरेक्ट मटेरियल या उसकी कॉस्ट के नेचर को रिप्रेजेंट करें। तो मुझे ज्यादा आसानी होगी उस चीज को समझने में। मैं ये कहूं कि ऑयल यूज हुआ ऑफिस के कंप्यूटर में या ऑफिस या फैक्ट्री के मशीनरी में, तो बड़ा मुश्किल से आता है, और वो प्रोडक्ट एक लिए बना रहे थे। तो बेटे आई एम यूजिंग द सिंबल्स, आई विल बी यूजिंग द कोड्स, एंड आई शुड हैव सम लॉजिकल वे टू एक्सप्लेन दोस कोड्स। तो मैं क्या करूंगा, पहले के एक दो अल्फाबेट्स कॉस्ट सेंटर्स रिप्रेजेंट करूंगा, फिर एक दो अल्फाबेट्स फंक्शंस रिप्रेजेंट करूंगा, फिर एक दो अल्फाबेट्स आई विल रिप्रेजेंटिंग विद दैट दैट कॉस्ट, दैट खर्चा। तो मैं ऊपर लिख रहा हूं जी, कॉस्ट कोड्स शुड रिप्रेजेंट कॉस्ट सेंटर कोड। मतलब जो कोड आप बना रहे हैं, जो नाम बोल रहे हैं, वो कुछ रिप्रेजेंट करना चाहिए, है ना। आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। कॉस्ट सेंटर कोड, इसका मतलब वो कोड में कॉस्ट सेंटर का कोड आना चाहिए। ठीक है सर, जैसे इस डिपार्टमेंट की बात होनी चाहिए या उस मशीन की बात होनी चाहिए। फिर उसके बाद फंक्शनल और जनरल कोड्स आने चाहिए कि भाई उस मशीनरी में मटेरियल लगा, लेबर लगी या एक्सपेंस लगा। तो फंक्शनल और जनरल कोड्स इट रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि इनडायरेक्ट कॉस्ट लगी, है ना। तो जैसे मैंने कह रहा हूं 0 to 25, 0 to 25, 0 to अज्यूम करते हैं कि मशीन एक्स है या डिपार्टमेंट एक्स है या प्रोडक्ट वाई को बना रहे हैं, इट मीन दैट इज अ कॉस्ट सेंटर। और 25 एज्यूम कर रहा हूं कि ये इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए है ना। मैं कुछ कोड तो कुछ भी यूज कर सकता हूं, कोई फिक्स वे तो है नहीं। मैं तो जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं कि दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू गिव द कोड्स। और अब ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कोड्स को रिप्रेजेंट करने में, बनाने में आप अगर कुछ लॉजिकल माइंड यूज करेंगे तो आप ज्यादा बढ़िया बना पाएंगे। जैसे 0 to 25 आप समझ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अगर मैंने आगे और भी डिफाइन करना है तो स्पेसिफिक ऑर्डर्स, मतलब 0 to मतलब उस मशीनरी के लिए इनडायरेक्ट मटेरियल यूज किया, और उस इनडायरेक्ट मटेरियल में बड़े सारे कंपोनेंट्स हैं, ऑयल यूज किया, तो नेक्स्ट दो डिजिट्स उस खर्चे के बारे में बताएं कि उस इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या इनकर किया। तो मैंने लिखा स्पेसिफिक कोड्स।
स्पेसिफिक कोड यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग और अकाउंटिंग पेपर, फॉर एग्जांपल ऑयल, है ना। तो मैंने कहा 0 to 2519, अब मैं ये कोड को रिप्रेजेंट जब करता हूँ, है ना, ऑयल को मैंने कहा 19 है, इनडायरेक्ट मटेरियल को कहा 25 है, मशीन एक्स को या डिपार्टमेंट एक्स को या उस कॉस्ट सेंटर को मैंने रिप्रेजेंट किया 02 से। अगर मशीन एक्स में इनडायरेक्ट ऑयल लगाया तो मैं कहूंगा 0 to 2519। तो आप समझ जाना कि इट इज फर्स्ट 2 आर फॉर कॉस्ट सेंटर, दिस इज फॉर फंक्शन एंड दिस इज फॉर स्पेसिफिक कोड्स। आई थिंक यू आर गेटिंग अ पॉइंट। तो आपको ये थोड़ा सा समझ आ गया कि कोडिंग हम कर क्यों रहे हैं, ठीक है जी। अब मैं एक क्वेश्चन करते हैं, शायद आपको और ज्यादा क्लियर हो कि मैं कोडिंग में क्या कहना चाह रहा हूं। अब आप वैसे थोड़ा सा अब पढ़ेंगे ना यहाँ से कैप्लन से या बीबीपी से, तो आपको समझ आएगा, क्योंकि आपने मेरे 10 12 15 मिनट की बात को सुना है, मैंने उसको रियलिटी में, रियल टच में आपके रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़ के बताया है। तो अब मैं डायरेक्टली अगर क्वेश्चन करूँ, ये तो आप अपने आप देख लेना, टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 411 को देखें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द कॉस्ट कोडिंग इन सच सिस्टम इन सच अ वे दैट फर्स्ट 2 लेटर्स ऑफ द कोड, वो कह रहा है जी पहले 2 लेटर्स ऑफ द कोड रिप्रेजेंट द कॉस्ट सेंटर, the third letter, the type of expense, and the fourth letter is the detail of the expense. मान लेते हैं हम इस तरह से हमने किया, एंड इट इज कैजुअल, आप अपनी कंपनी के लिए कुछ और भी कर सकते हैं, ठीक है जी। एंड कोड्स आर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्सपेंसेस, ईडी ईस्टर्न डिवीजन, पी पेट्रोल। व्हाट इज द करेक्ट कोड फॉर एन ईस्टर्न डिवीजन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव पेट्रोल एक्सपेंसेस? तो सबसे पहले हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए कॉस्ट सेंटर, ठीक है, उसके बाद रिप्रेजेंट करना चाहिए फंक्शन, और उसके बाद रिप्रेजेंट करना चाहिए उसका खर्चा। तो कॉस्ट सेंटर क्या है यहाँ पर? ईस्टर्न डिवीजन है, उसका फंक्शन क्या है? सेल्स का फंक्शन है, और उसमें खर्चा क्या हुआ? पी। तो बेटे ये आ गया ईडीएसपी। ईडीएसपी ये देखो मैंने यही लिखा है, ईडीएसपी। मैंने कहा ना, ईडी का मतलब है कॉस्ट सेंटर, एस का मतलब है फंक्शन, पी का मतलब है स्पेसिफिक कोड फॉर पेट्रोल। इजी है, मुश्किल नहीं है जी। अब लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं कि जो हम ये कोड्स बनाते हैं, क्या उसके कोई सिस्टम होने चाहिए? एज सच कोई फिक्स नॉर्म नहीं है, बट क्या होता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते, जैसे आप घर में हो, जैसे आप मेट्रो में जाते हो, जैसे कुछ भी करते हो, व्हाट्सएप यूज करते हो, टेलीग्राम करते हो, इंस्टाग्राम करते हो, जब आप ज्यादा यूज करते हो तो आपको एक कुछ ना कुछ उसके शॉर्टकट्स, उसकी बातें, उसको सिस्टमैटिक वे समझ आ जाता है। बिल्कुल उसी तरह से इफ यू वांट टू फाइंड आउट द कोड्स ऑफ अ कॉस्ट, यू नो देयर आर सिस्टम्स, देयर आर 5 or 6 सिस्टम्स। अगर आप उनके बेसिस पे करेंगे तो थोड़ा सा लॉजिकली और ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कोडिंग के सिस्टम्स क्या क्या है। तो पहला सिस्टम अगर हम कहें तो उसको हम कह सकते हैं सीक्वेंशियल कोड। सीक्वेंशियल का मतलब है कि हम न्यूमेरिकली चलेंगे, मतलब न्यूमेरिकली मतलब जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वो कुछ और दूसरी बात रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ईच कोड विल फॉलो न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिकल सीक्वेंस, मतलब हमारे पास हजारों आइटम्स हैं, तो हमने स्टार्ट किया, जैसे आपका HDFC में बैंक अकाउंट होता है, आपने कभी देखा है? वो सिक्वेंशियली चलता है, 1 2 1 3 1 4, 8 डिजिट्स हैं, 10 डिजिट्स हैं, 1 2 1। इट मीन सिमिलरली आप अगर सिक्वेंशियल की बात करें तो इट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर, 001 002 003 कोड्स दे रहे हैं। गेटिंग अ पॉइंट? तो आप लिखे बेटा, बेटा ऐसा है ना, ये नो डाउट आपके लिए इजी है, बट आपके एग्जामिनेशन किट में, मॉक टेस्ट में है, कॉस्ट कोडिंग के सिस्टम्स हैं। कॉस्ट कोडिंग के 6-7 सिस्टम्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, बड़े इजी हैं। सीक्वेंशियल सिस्टम में आपने लिख भी दिया, ईच कोड विल फॉलो न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिकल सीक्वेंस, ABCD, है ना, AA या ABCD BCD, अलग अलग सिंबल्स हो सकते हैं, ठीक है जी। ब्लॉक कोड हम क्या करेंगे? ब्लॉक बना देंगे, और उसके बेसिस में हम कहेंगे कि हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे जैसे टू प्रिपेयर अ कैटेगरी ऑफ सीक्वेंशियल कोड्स टुगेदर। जैसे मैंने कहा जी, ब्लॉक कोड्स में 00 से 050 तक इट विल रिप्रेजेंट मटेरियल, 051 से 090 तक इट विल रिप्रेजेंट लेबर। तो मैंने ब्लॉक बना दिए, क्लास इंटरवल्स बना दिए,
उससे और ज्यादा बेटर रहेगा, मुझे सिक्वेंशली को भी मैनेज करना समझ आ जाएगा। तो आप लिख रहे हैं, खाली नहीं बैठे बैठे कमर सीधी करके बैठे हैं। मुझे मालूम है कि ये क्लास चैप्टर नंबर 2 कॉस्ट क्लासिफिकेशन का लास्ट लेक्चर है कंसेप्चुअल। अभी 2 लेक्चर्स और लूंगा बेटे, 1 या 2 लूंगा एग्जामिनेशन गेट को कंप्लीट करने में, बट ये तो लिखो ना बेटा। ब्लॉक कोड टू प्रिपेयर कैटेगरी ऑफ सिक्वेंशियल कोड्स टुगेदर, ठीक है सर। इसके बाद आपको मैं कहूं, जैसे मैंने ये कहा 0000 एक्सपेंसेस, ये सारे अगर हम 0000 लिखेंगे तो एक्सपेंसेस में HDFC में कोड्स ऐसे यूज किए हुए हैं, ये बैंक्स में बैंकिंग सिस्टम में। अच्छा, अगर हम 100 से लेके चलेंगे 1001 1002 1003 10, तो दीज रिप्रेजेंट एक्सपेंसेस। फिर इसी तरह से 2000 की सीरीज में हम रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करेंगे, या करंट एसेट को रिप्रेजेंट करेंगे, या नॉन करंट एसेट को करेंगे। तो एक आपके लिए कोडिंग सिस्टम, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम कोडिंग में अच्छा रहता है। तो ब्लॉक सिस्टम हो गया, ब्लॉक कोडिंग होगी, सिक्वेंशियल कोडिंग होगी। इसका मतलब ब्लॉक कोडिंग बड़ी है क्योंकि वो सिक्वेंशियली को मैनेज करती है, ठीक है सर। इसके बाद हिरार्किकल कोड, ईच डिजिट इन द कोड रिप्रेजेंट अ क्लासिफिकेशन। हिरार्की, जैसे हम लोएस्ट से ऊपर जाते हैं, लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड जाते हैं, तो मैंने कहा ईच डिजिट इन द कोड रिप्रेजेंट क्लासिफिकेशन। RCP अभी देखेंगे क्या है, आइए देख लें थोड़ा सा। लो बेटे, ये मैंने आपके सामने कैप्लान ही ओपन कर दी है। सिक्वेंशियली कोड तो बता दिया, अच्छा ब्लॉक कोड भी बता दिया। अब आप ब्लॉक कोड पढ़ेंगे तो आपको लॉजिकली सब कुछ समझ आ जाएगा। इसके बाद हिराकी कोड, मैंने अभी कहा कि आप क्या कर रहे हैं कि हिराकी का मतलब क्या है कि जो पहला अल्फाबेट है, जैसे यहाँ पे लिखा है ईच डिजिट इन द कोड रिप्रेजेंट अ क्लासिफिकेशन, हर डिजिट उस कोड में कुछ क्लासिफिकेशन बता रहा है। जैसे मैं कहता हूं एज अ कोड दिस, फॉर एग्जाम्पल करेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। Codes for sale for an international electronic retailer could be as per this hierarchy। 1 कहते हैं, हम कहते हैं, मान लेते हैं 1 रेवेन्यू है, ठीक है, और 1.1 और 0.1 यूके से रिप्रेजेंट करता है, 0.2 यूएसए से रिप्रेजेंट करता है, 0.3 चाइना से रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब अगर मैं लिखूं 1.3, इट मींस दिस इज सेल्स ऑफ चाइना। अच्छा, तो ऑलवेज इनफाइनाइट एक्सपेंडेबिलिटी, फॉर एग्जांपल इट कैन बी एक्सपेंडेड एज 1.1.1। क्या मतलब हुआ, मैं आगे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या, सेल्स फ्रॉम यूके, और मैंने जो 0.1 और आगे कहा इट इज फ्रॉम लैपटॉप, तो 1.1.1.2 सेल्स फ्रॉम यूके। अब 0.2 जो है मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं किसी और चीज से रिप्रेजेंट करता है, जैसे फोटोकॉपी से रिलेट करता है। इससे क्या होगा, सीक्वेंशियली पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, क्योंकि सबसे पहले सेल्स है ना। उसके बाद हम उस कंट्री की बात कर, उस रीजन की बात कर रहे हैं, उसके बाद उस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। दिस इज हिरार्किकल। फिर सिग्निफिकेंट डिजिटल कोड, it means there are 2-3 systems, you know, 5-6 systems on the basis of which you can easily define that what I mean by cost। आइए देखें, significant a significant digit code that consists of individual digits and letters। इसमें दोनों चीजें आती हैं, डिजिट्स भी आते हैं और लेटर्स भी आते हैं। मतलब हम अल्फा न्यूमेरिकल यूज करें तो उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट कोड। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने कोड 2000, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पेपर फाइल डिवाइडर 2000, है ना। तो 2010 का मतलब क्या है, 10 पैक ऑफ 10 पैक ऑफ, ये 10 पैक हो गया, 10 पैक ऑफ फाइल डिवाइडर्स, 20 पैक ऑफ दिस डिवाइडर्स, 30 पैक ऑफ दिस डिवाइडर्स। आई थिंक आपको लॉजिकली बात समझ आ चुकी है। दिस इज कोडिंग सिस्टम। मैं एक छोटा सा गाना दिखाऊंगा और आज के इस लेक्चर को, इस चैप्टर को ही कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। बेटे अभी मैंने नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस कराने हैं, एक आध रह गया वो आप देख लेना। बड़ा प्यारा सा गाना है कि आपको नहीं पता कि आपके आने वाला पेपर कैसा होगा, लेकिन अभी मेहनत करोगे तो उसको बढ़िया कर सकते हो। आओ पीछे भी, आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है ये प्रेजेंट टेंस है, इसमें अपने 100% एफर्ट्स दे दे। बस यही एक पल है, जो भी है बस यही एक पल है। तो मेरे दोस्तों, मैंने बड़ी मेहनत की है इन 12 लेक्चर्स में आपके साथ कॉस्ट क्लासिफिकेशन में, क्योंकि इसका बेसिक आपको आने वाले दिनों में F5 में और इन्हीं चैप्टर्स में F2 में हेल्प करने वाला है। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।